ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी की कमी है, क्योंकि आपके वो लेबर मॉड्यूल की पीपीटी चल रही थी, पेंडिंग टॉपिक्स की, और क्रैश कोर्स की पीपीटी। सो नींद थोड़ी पूरी नहीं हुई, बट एनीवे आई विल ट्राई के आप लोगों को ही मसला ना हो, ठीक है। बट यू इफ यू विल फील हो कि मैं थोड़ी सी डिसोरिएंटेड हूँ, तो शायद दैट विल बी द रीजन। सो ये जो सेशन है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वी विल डिस्कस के क्रैश कोर्स लेना क्यों ज़रूरी है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस इंट्रोडक्शन सेशन का, है तो क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्रैश प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। बिकॉज आपके एग्ज़ाम जो है वो फेब में होने हैं, तो हार्डली हमारे पास नवंबर एंड होने वाला है। तो ले दे के कितना टाइम बचा है, 2 महीने बचे हैं। तो एग्ज़ाम से 2 मंथ्स बिफोर एक है ना, एक ऐसा बूस्टर सेशन तो बनता है ना, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करें कि इतने शॉर्ट टाइम में क्या वो स्मार्ट तरीका है जो हम अपनाएं, और हमारा सिलेबस भी नाइसली कंप्लीट हो जाए अगर आपने नहीं भी किया अभी तक स्टार्ट, और आपके जो इम्पोर्टेंट पास पेपर्स हैं वो भी हो जाएं। ठीक है, तो ये मेन मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, और जो मेरी एडवाइसेस हैं वो भी इसी के अराउंड होंगी, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू इफ यू आर टेकिंग, यू आर कंटिन्यूइंग क्रैश कोर्स और नॉट। लेकिन ये टिप्स और ये एडवाइसेस ही आपने अपने पल्लू से बांध लेनी है, कि आपने 2 महीने में अगर खुद भी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है और क्या नहीं करना। राइट अनिका, आमना? यस हम्म। मैम। ओके, तो पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि जो लोग शुरू से हैं, लाइक 3 मंथ्स बिफोर जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, जो या फिर कुछ ऐसे भी हैं लाइक अनीका, जो अब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है 1 मंथ बिफोर या 1 वीक बिफोर। तो अभी तक जो आपने जो लेक्चर्स लिए हैं या सेशंस लिए हैं, जूम सेशंस, तो क्या आप लोगों का फीडबैक है? अच्छा, क्वेश्चंस मेरे ये हैं कि लेक्चर समझ आ जाता है आपको? सेटिस्फेक्शन को आप कैसे ग्रेड करेंगे? और आफ्टर टेकिंग द लेक्चर आपको ज़रूरत पड़ती है बाकी सोर्सेज ओपन करने की, लाइक जीटीजी, नाइस या टोक आर्टिकल या इवन योर टेक्स्ट बुक? सो अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, लाइक इट विल बी अ फीडबैक फॉर मी। शफीका से जबरदस्त आवाज से भी बता दो ना, बाद में किसी को तो नहीं पता चलेगा क्या लिख रही हो। मैम, मैं बताऊं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। यस। लेक्चर्स आपके बहुत अच्छे होते हैं और काफी आप डिटेल में पढ़ाती हैं। नहीं, मैंने शुरू में कुछ गाइडलाइंस पढ़ने के साथ जैसे कोशिश की, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं डिफरेंस फील होता था कि मतलब गाइडलाइन मैंने पढ़ ली है तो कोई ऐसी चीज थी जो लेक्चर में मिसिंग थी। सब कुछ बहुत एडिक्वेट होता था। कुछ ऐसी जगहें थी वो उसमें मतलब आपका फॉल्ट नहीं है, उसमें हमारा ही मेरा अपना था कि जहाँ मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी सी और समझने के लिए गाइडलाइन पढ़नी चाहिए तो फिर मैं वहां पढ़ती थी। लेकिन आपका जो लेक्चर था वो बिल्कुल एडिक्वेट था, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था, बल्कि एक्स्ट्रा ही होता था। और आप एक्सप्लेन तो बहुत ही अच्छा करती हैं, इसके बारे में तो आपको पता है, सब लोगों ने आपको बहुत अच्छा फीडबैक दिया होगा कि आपका जो तरीका है। और हमें जब सीनियर्स ने गाइड भी किया था ना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने यही सबसे जो प्रॉमिसिंग चीज थी वो ये थी कि आप जिस तरह पढ़ाती हैं तो सबको वो चीजें रिटेन रहती हैं और मतलब वो आपकी आवाज हमारे दिमाग में रहती है। तो ये एक चीज। थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच फरखंदा। तो इससे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ना, पता है मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी तो है, मैंने तो पढ़ाना ही पढ़ाना फीडबैक आए ना आए, लेकिन बिकॉज ऑफ फीडबैक जो क्वालिटी है ना वो वाकई निखर जाती है। तो थैंक यू फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट। बाकी कोई और कुछ कहना चाहे? अब जो आपका मैडम थ्योरी जैसे कोर्स। मैंने ना आपका थ्योरी कोर्स मतलब आईएमएम के टाइम से लिया हुआ है। तो अब जैसे कि अभी मैंने तो अभी लिया है आफ्टर आईएमएम। तो ये है कि चीजें काफी ना इजी हो गई हैं। वो सारी चीजें से अभी मैंने ऑफिस स्टार्ट किया, तो वो तकरीबन सारी चीजें वही थी, थोड़ी सी चीजें ना एडिशनल हैं, अब वो उसके साथ जो है ना हमने ऐड कर देनी है। लेकिन बाकी चीजें क्योंकि वो पहले से आपके साथ ही हैं,
तो वो चीजें ना इजी हो गई हैं अब हमारे लिए करना। थैंक यू अनीका। एंड सबीन। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यस। मैम बहुत ही अच्छे और बहुत ही इलेबोरेटेड लेक्चर्स हैं, और लिटरली मजा आ जाता है पढ़ के। एक स्टोरी लाइक आप पढ़ाती हैं और लगता ही नहीं है कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और बाद में जब हम उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़े भी तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी मिस हुआ है। और मुझे इतनी ज्यादा इस चीज की अब नीड फील हो रही है कि इस तरह का एक कोर्स ना हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी ज्वाइन करना चाहिए अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में, ताकि हमें अब समझ आ रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट है अच्छी थ्योरी पढ़ना, जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें टाइम नहीं मिलता या हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। अगर ये सब कुछ हमें तब आता तो बहुत डिफरेंस हो जाता हमारी प्रैक्टिसिंग में, और हमारी नॉलेज में, और हमारी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ आपके सारे थ्योरी कोर्स से। थैंक यू अमना फॉर बूस्टिंग मी। एंड अच्छा सबीन। डॉक्टर ऑलवेज मार्सी, वेलकम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक जज़ाकल्लाह। यू बिल्कुल वेरी मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। आप इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना लाइन वो देते हो ना कि फिर खुद को एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि भाई हमने क्या करना है, कब करना है। यानी समझ लें कि बस सब आपके सर पे डाल के ना हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, इतने में हम कवर कर और आपके लेंगे। आपके अब तो लेक्चर हर सुनते करार सुनते सो होगी। भी जाते हैं। आपकी इतनी अच्छी प्यारी आवाज है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत थक गए हैं या हमने बहुत सुन लिया है। तो ज्यादा हो अक्सर गया मेरी तो। आंख लग जाती है मेरी आंख लग जाती है, मैं उठती हूँ तो फिर वो 40 मिनट्स आगे गया होता है, फिर मैं उसको स्टॉप करती हूँ। मतलब आई लिटरली वांट टू थैंक यू फॉर द एफर्ट्स यू पुट इन। और ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं, इतना डिटेल से पहले खुद पढ़ना, फिर किसी को समझाने के लिए आपको और तरह से पढ़ना पड़ता है, हर एंगल से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और थैंक मैम यू मैं ना अमना। एक ये चीज कह और रही है। ऐड करना चाहती हूँ। मैंने ना पहले आपका नंदा। थ्योरी कोर्स ओके। जी पिछला लिया था लास्ट, मतलब मैंने ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट होगी। और मेरे पास टाइम कम था, मार्च में मेरी ट्रेनिंग एंड हुई थी, और मतलब जैसे दो पहला महीने तो ऐसे ही जाया होगा, फिर मैंने 3 महीने थे और बट शायद मैं इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाई। लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि वो जो पेपर के बाद अब आपके जो लेक्चर्स थे ना, उसमें उसके अकॉर्डिंगली नई चीजें ऐड इन हो गई जिनकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि मतलब आपने इतनी एफर्ट की है कि जो चीजें अगर हमने एक कोर्स अटेंड किया और कोई चीजें होता है ना कि कुछ पेपर के अकॉर्डिंगली हम कुछ जो नए एड इन चीजें थी, अब जो लेक्चर्स मैं अटेंड कर रही हूँ तो उनमें वो सब चीजें दोबारा हैं, उन पे मतलब आपने फोकस किया है। तो ये अच्छी बात है कि आपने हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट की। फिर से आपको सारे लेक्चर्स भी देने प्रिपेयर करने पड़े होंगे, स्लाइड्स भी। तो वो बहुत पॉजिटिव चीज है, मतलब मैं इस बात के लिए बहुत आपको अप्रिशिएट करूंगी। बहुत अच्छी चीज है, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि आप इतनी एफर्ट कर रही हैं हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जब आपका एग्जाम आता है ना तो फिर उससे मुझे गाइडेंस मिलती है कि मुझे एक्चुअली थ्योरी में क्या चीज़ें इम्फेसाइज करनी है। अगर कोई भी अनयूजुअल क्वेश्चन आ गया फिर जो आपको नहीं पता, और अगर वो थ्योरी में ऐड नहीं हुआ तो फिर तो एग्जाम में ट्रबल हो जाएगी ना। तो इसलिए फिर ये कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स को अपग्रेड करना तो फिर ज़रूरी हो जाता है। हालांकि जीटीजी अपग्रेड नहीं होती, लेकिन मे बी पढ़ाते हुए ना मैं उन चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करती क्योंकि मेरे माइंड में भी नहीं होती कि एग्जाम में कभी आया जो नहीं है। बट अगर आ गया है और थ्योरी में हाईलाइट नहीं हुआ ना तो फिर ये फिर ये थोड़ा सा वो हो जाता है, बैड अप हो जाता है कि लाइक आप थ्योरी कर रहे थे और आपको नो वन टोल्ड यू कि एग्जाम क्वेश्चन है और ये ऐसा करना है। तो ऑल्दो एफर्ट तो लगती है, लेकिन फिर जब आप लोग पास हो जाते हो तो फिर अच्छा भी लगता है। बस साथ साथ आपने दुआ भी करनी है, लेकिन ये कि डेफिनेटली वेरी नाइस एफर्ट्स All और prayers. हाईली अप्रिशिएटेड। चलें सो यस इफ यू अस्सलाम वालेकुम बाकी। मैम। हाँ वालेकुम सलाम, हु इज विद अस? जी शैला बात कर रही हूँ मैडम मैं। तो जी बस मैं ये शहला। कहना चाहती हूँ मैडम कि मेरा जो ट्रेनिंग का और अब जो एग्जाम का गैप है, जिसमें मैं अटेम्प्ट देती रही हूँ, तकरीबन 9 इयर्स का गैप है। 9 इयर्स के बाद मैंने अब स्टडी करना दोबारा शुरू किया। तो जिस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्लिनिकल नॉलेज तो बहुत था, लेकिन थोरेटिकल नॉलेज बहुत जीरो था। मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, रिटर्न क्लियर भी हुए, फेल भी हुए। लेकिन जो मुझे अब लगता है कि अब मुझे रिसेंटली आपके कोर्स के बारे में किसी ने बताया और मैंने अटेंड किया कि बहुत ज्यादा गैप था क्लिनिकल नॉलेज में और थ्योरेटिकल नॉलेज में। यानी कि जो आप थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें क्लिनिकल भी बहुत एप्लीकेशन है और चीजें कवर हो जाती है। और मैं कहती हूँ काश अगर हमें
ट्रेनिंग के दौरान हमारी जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने हमें सही तरह गाइड किया होता या हमें इसी तरह कवर किया होता, तो शायद आज से 4 5 6 7 साल पहले मैं अपना पार्ट 2 क्लियर कर चुकी होती। क्योंकि एफर्ट की कमी नहीं थी, पढ़ा भी था, एग्जाम भी दिए, लेकिन जिस तरीके से आप गाइड करती है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमारे सुपरवाइजर को भी हिदायत दे कि जो इतने ट्रेनिंग बेचारे इतनी सुबह दिन रात, आपको पता कैसी ट्रेनिंग में ड्यूटी करते हैं, कि अगर वो टाइमली अपने रेजिडेंट्स को ये सब चीजें एक्सप्लेन करें तो शायद टाइमली हर बंदा अपने टाइम पे पार्ट 2 क्लियर करके और जो जो उसकी वो है जिस टाइप करके वो अपना कंसल्टेंट या जो भी अपना एम है वो अचीव कर जाए। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको ऐसा मेंटोर बनाया है कि बहुत ज्यादा हेल्प दी कि IMM हमें उसको कुछ भी नहीं होता था, बस ज्यादा हो आपको पता गया। सुपरवाइजर कैसा गाइड करते हैं। जस्ट थैंक यू सो मच कि अल्लाह ताला ने आपको हमारे दरमियान भेजा और बहुत से लोगों का आप भला करें, बहुत से लोगों का। थैंक यू मुझसे तो ये थैंक यू बहुत सो छोटी मच। होंगी। मुझे लग रहा है कि वाकई ही मैं पढ़ रही हूँ, और आप यकीन माने कि मेरे पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, मैं आउटसाइड इधर पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई बुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लेक्चर्स को फॉलो करती हूँ। और कोई जो सॉफ्टवेयर कॉपीज उनमें मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपके लेक्चर मोर देन इनफ है। तो थैंक यू सो मच, मुझे पढ़ के वाकई बहुत मजा आता है। और थैंक जिस यू तरह मेरी फॉर कलीग दिस ने बात की है एक्सटेंसिव कि फीडबैक। हम सो जाते हैं, वाकई ऐसे होता है कि लेक्चर सुनते सुनते सो जाते हैं, और अक्सर रात को मैं लगा के और आपका लेक्चर कानों में और फिर सो जाती हूँ सुनते सुनते। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और थैंक डॉक्टर यू। हीरा, मैं भी कहना चाहूंगी कि मैं भी बड़ी पुरानी ग्रेजुएट हूँ और ट्रेनिंग भी मैंने 2013 की ख़त्म की हुई है। पर अभी जिस तरह आपने शुरू में मुझे बताया था ना कि ड्यूअल स्टोरी ये सब चीज़ें अब फालतू, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि उससे पहले ना मुझे लग रहा था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, बट आई एम नो वेयर, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने अरसे में बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और फिर इतना सारा वो मटेरियल कहीं से पाइल करना, इकट्ठा करना, उसको बड़ा मुश्किल था। और इसमें कोई शक नहीं है कि भाई आपने बड़ी एफर्ट, और यकीन जाने मेरे बच्चे माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप्स नाउ, आई हैव अ मैरिड डॉटर आल्सो। तो वो कई दफ़ा जब मैं इस तरह लेक्चर सुन रही होती हूँ ना आपके, तो वो कई दफ़ा पूछते हैं कि आंटी कैसे कर लेती हैं इतना कुछ। अभी भी मैं आई हूँ, मैं उनके साथ लंच पे थी एंड दे वर आस्किंग कि मामा आंटी कैसे कर लेती हैं इतना। तो इट्स रियली मुझे अंदाजा है कि बीइंग मैरिड और बीइंग मदर, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना और आपकी एफर्ट वाकई में बड़ी अप्रिशिएबल है हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू डियर, समीन, थैंक यू थैंक यू सो। समीन, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है आगे कंटिन्यू करना। चलें, सो लेट्स स्टार्ट। MRCUG 2 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा देखो, MRCUG हो चाहे FCPS हो चाहे MCPS हो चाहे MS हो इवन, तो अगर आपके पास 60 डेज है ना, तो फिर सिर्फ कंटिन्यू करो आगे, किसी और का तो नहीं रह गया फीडबैक? अगर रह गया तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है? चले, सो वी वर हेयर कि शॉर्ट टाइम में कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? थ्योरी तो ऑब्वियसली आप लोग कर रहे हो, बट अब जो है ना पेपर्स भी करने हैं, ठीक है? तो ये की है सक्सेस की, पेपर पास करने की सक्सेस की। अच्छा, तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर मैं इसको 100% अगर एज्यूम करूँ ना, और तो इसको हम डिवाइड करते हैं 60-40 की रेशियो में। थ्योरी नो डाउट, अगर थ्योरी अच्छी है तभी तो रिकॉल्स अच्छे होंगे, तभी तो पेपर अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, मान लिया जाए कि आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी है, तो रिकॉल्स को प्रैक्टिस करना आपकी सक्सेस का 60% बनाता है। और इसकी रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना? आपको देखे भाले लग रहे होते हैं, ऑल्दो सम टाइम कुछ नए बज आ जाते हैं, कुछ नई चॉइसेस आ जाती हैं जो कि आप इजीली टेक ओवर कर लेते हो, बिकॉज आपकी जो 40% थीरी थी ना, मतलब इस टोटल पेपर में, वो बहुत जबरदस्त थी। तो अगर ये थीरी आपकी अच्छी है, देखो थीरी अच्छी है, तो फिर 60% मैजिक जो है ना आपका पास पेपर से आएगा। पास पेपर्स में एक थोड़ा सा इशू है। अगर आप लोग भी जितने भी हो ना राइट नो अभी जूम सेशन में, और अगर मैं 10 क्विज भी आपके सामने लाइव कराऊं और एग्जैक्टली आफ्टर एन आवर मैं आपको कहूँ रिप्रोड्यूस करो, तो जो 10 क्वेश्चंस या वो क्विज जो अभी आपने सॉल्व किए ना, आप उनको रिप्रोड्यूस करोगे तो उन सबको अगर मैं कंपेयर करूं तो वो सारे नए क्विजेज होंगे ना। मतलब शैला जो रिकॉल करेगी वो थोड़ी चीजें और ऐड कर देगी या भूल जाएगी, एक ऑप्शन भूल जाएगी, एक बस भूल जाएगी, मे भी कुछ ऐड भी कर दे, बिकॉज 10 के 10 लंबी लंबी स्टेटमेंट और ऑप्शंस याद करना मुश्किल हो जाता है।
तो वो जब 10 क्विज आएंगे ना बाय 10 अदर पर्सन्स, तो वो नया पेपर बन जाएगा। तो यही रिकॉल्स में होता है, जब आप पेपर दे के आते हो 200 क्वेश्चंस को प्रॉपरली रिकॉल करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एग्जैक्टली पेपर तो हमें नहीं मिलता। ठीक है, अगर हम उन्हीं पेपर को क्रैम कर लें, तो जब एग्जाम में वो पेपर आएगा वो तो डिफरेंट होगा ना कुछ तो बस डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो चॉइस डिफरेंट होगी। तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, अगर आप वही ऑप्शन चूज करके आओगे जो आपने प्रैक्टिस में क्रैम की थी, तब तो ये गलत हो जाएगा ना। तो उसको सेंस दे के उस पेपर को अप्रोच करना, ये मैजिक जो है आपकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी से आएगा। तो दोनों ही साइड बाय साइड चलती हैं, लेकिन जो कि 60% रिकॉल्स रिपीट होते हैं, तो 60% अब आपने लास्ट 60 डेज में जो अपना टाइम देना है वो रिकॉल्स को देना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी जब आपके पास टाइम कम है ना, तो और आप तैयारी भी पहली दफा कर रहे हो, आई नो मेजोरिटी तो मेरे साथ ही कर रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी मिड में ज्वाइन किया या रिसेंट ज्वाइन किया, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा होल टॉपिक को रीड करना। अभी थोड़ा जान ब्रेक ले लेते हैं। तो वही बार हेयर कि अगर 60 डेज में तैयारी शुरू भी करनी है ना, और अगर रिवाइज भी करना है, तो एक काम तो बिल्कुल नहीं करना, और वो ये है कि आप पूरे का पूरा टॉपिक पेज टू पेज पढ़ना शुरू कर दें। प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, और जो इरेलीवेंट चीजें हैं इंट्रोडक्शन में, या बहुत टेबल्स हैं, स्टडीज के कंपैरिजन है, वो भी स्किप कर दो प्लीज। ठीक है, एवर आपने स्टेप वाइज प्लान्स जो है वो स्किप नहीं करने, बल्कि उन पे ही तो काम करना है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि स्टेप वाइज प्लान्स क्या है। ठीक है, तो स्टेप वाइज जो मैनेजमेंट है उस पे आपने फोकस करना है। जैसा जिसकी एग्जांपल में अभी आपको जो हमारा लेटेस्ट पीपीएच का टॉपिक है वही लेते हैं कि आपने स्टेप वाइज अगर पीपीएच की थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट करनी है तो कैसे चलना है, प्रिवेंशन में कैसे चलना है, कार्डियक में कैसे चलना है, हाँ सिस्टमैटिक में कैसे चलना है, तो ये आपने जरूर इन पे फोकस करना है। लेकिन इसके अलावा जो इररेलेवेंट चीजें हैं वो आपने नहीं करनी है। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने लेक्चर ही सुनने हैं दोबारा। ठीक है, दैट्स एनफ। और अगर आप चाहें तो उन्हीं स्लाइड्स की आप ले लो स्क्रीनशॉट, दैट विल बी योर नोट्स, राइट। लेकिन प्लीज 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 इन 60 डेज में आपने खुद से अब नहीं पढ़ना, ना कोई नया टॉपिक, ना कोई होल टॉपिक, और ना इरेलीवेंट चीजें। सिर्फ या तो लेक्चर सुनो, या पहले लेक्चर सुन चुके हो और स्टेप वाइज अपने प्रोटोकॉल्स बना चुके हो हर टॉपिक पे, तो सिर्फ सिर्फ उनको आपने रीड करना है और वही रिवाइज करना है। और यही स्मार्ट तरीका है शॉर्ट टाइम में एग्जाम फोकस्ड पढ़ने का। ठीक है, अब स्मार्टनेस क्या होती है? अभी देखो ना, इस बंदे को सर पे लेके इतनी बड़ी बाल जा रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन दूसरा इसको रोल करता हुआ लेके जाता है, और वो ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा आपको ये वाला बंदा? और थोड़ा एंजॉय भी कर रहा है, और इसकी तो हार्ड वर्क करके थोड़ी सी हालत भी खराब हो गई है। तो देखो, स्मार्ट वर्क आपको वैसे तो जिंदगी के हर चीज में चाहिए, लेकिन ये इंतहाई जरूरी है जब आपके पास टाइम भी नहीं है। तो बस अब आपने क्या करना है, आपने कोई नई चीज नहीं पढ़नी। अगर आप थ्योरी कोर्स में हो, जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो डबल स्पीड पे सुन लो, क्योंकि सुनते हुए काफी सारी आपकी सेंसेस जो होती हैं इन्वॉल्व हो रही होती हैं, साथ साथ हैंडी पॉइंट्स बना लो, ये तो परफेक्ट तरीका है। और अगर आप ने थ्योरी कोर्स नहीं लिया, बिकॉज अभी मैं क्रैश कोर्स की बात करूंगी, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने थ्योरी नहीं ली, और थ्योरी खुद से तो पढ़ी है ना, तो थ्योरी जैसे भी पढ़ी है, ये बेटे उसकी बताशा काम हाँ मैं काम करते हैं, ये मेरा ऑनलाइन के बाद ये चीजें ओके। अच्छा हाँ स्टिकर लगाने सॉरी। अच्छा, तो हम कहाँ थे? तो अगर आपने थ्योरी का कोर्स नहीं भी लिया तो थ्योरी पढ़नी ऐसे ही है
कि हाँ, आपने वो yes, 20 पेजेस में से ना काम का सिर्फ एक पेज साइड पे करना है, और वो है आपके स्टेप वाइज प्लान्स। ठीक है, लाइक स्टेप वाइज आपने एग्जामिनेशन करना है तो कैसे करना है, स्टेप वाइज आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी है तो वो कैसे करनी है, और अगर स्टेप वाइज आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, और उसके बाद वो दोनों फेल हो गई तो फिर सर्जिकल है, और सर्जिकल में भी कंजर्वेटिव होगी सर्जिकल ना, और एक डेफिनेटिव होगी, और फिर रिकरेंस और फॉलो अप। इस तरीके से आपने किसी टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड मैप्स बनाने हैं। बट अगेन आई एम सेइंग कि नो नीड टू वरी, अगर आप थ्योरी कोर्स में हो तो जस्ट री लिसन ऑन फास्ट मोड थ्योरी लेक्चर्स, एनफ, राइट? ओके, तो ये मैंने थोड़ा स्मार्ट तरीके का बता दिया, और ये काम बता दिया जो बिल्कुल नहीं करना, ये रेलेवेंट चीजें और लंबी लंबी कहानियां। कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, जो इन 60 डेज में आपने करनी है, और वो ये है कि अपनी गोल सेट करनी है, कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल बनाना है, और सिर्फ स्टडी शेड्यूल्स कंसिस्टेंट नहीं बनाना, अपनी स्लीप पैटर्न को भी कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि अब हमारा जो काम है डॉक्टर्स का, राफी नहीं, और जो स्टूडेंट का काम है वो तो यही है ना, कि हाउ हाउ यू नो स्ट्रॉन्ग मेंटली वी आर, या कितने हम मेंटली स्मार्ट हैं। ऐसे तो नहीं आप हो जाते कि आप मेंटली आप स्ट्रांग हो, स्मार्ट हो, ये तभी है ना जब आपकी नींद पूरी है। द बिगेस्ट थिंग विच वी कैन गिव टू आवर ब्रेन, वो तो सिर्फ ये स्लीप पैटर्न है। सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं, मेमोरी के हार्मोन्स हैं, सारे मेमोरी सर्किट्स हैं, डीप सर्किट्स हैं, वो कैसे बनते हैं? साउंड स्लीप से बनते हैं ना। तो ये काम जरूर करना है आपने। ठीक है, एक कंसिस्टेंट स्टडी प्लान बनाना है, और इसी तरह कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरी उम्र मॉर्निंग पर्सन रहे हो तो अब आप नाइट पर्सन बन जाओ, जो भी पैटर्न आपको सूट करता है, लेकिन उसमें आपने कंसिस्टेंसी लानी है। ठीक है, अच्छा, बाकी आपने डुएबल गोल सेट करनी है। गोल तो मैं खुद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, लाइक इफ यू आर विद मी, डोंट वरी अबाउट द गोल्स, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, रादर यू विल एग्जैक्टली नो कि हमें ओवरली क्या करना है। ठीक है, बट एनीवे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, या आप वैसे तो सिर्फ ये, मैं ये नहीं कह रही कि आपको एग्जाम से पहले कंसिस्टेंट रहना है, ये अच्छी हैबिट है, आपको अपनी लाइफ में रेगुलरली ऐड करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अ, ये जो आपकी टू डू लिस्ट है ना, ये जरूर बनाया करो। ये इतनी जरूरी है, मैं ये तुम लोगों को बताऊं, ये मैजिक एडवाइस है। हालांकि ये हर कोई कहता होगा, हर रील तुम देखते होगे उस पर लोग कह रहे होंगे कि 2025 की मैनिफेस्टेशंस क्या है, फलाना ढमकाना, टू डू लिस्ट, लेकिन अगर इसको ऐड करके देख लो ना एक दफा, तो आपका अगले वाला दिन जो है वो इतना प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब लाइक आज लेट्स अज्यूम 26 है, तो आप 27 का सारा प्लान नाइट को कर लें, कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट से तब तक ये बनाना है, और यहाँ यहाँ तक मैंने इस वाइंड अप कर लेना है, और फिर मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन टॉपिक्स को मैंने इतना टाइम देना है। ठीक है, फिर जो मुझे आफ्टर लंच लंच जो टॉपिक्स हैं, ये लंच को मैंने कितना टाइम देना है, और आफ्टर पोस्ट लंच जो है मैंने क्या पढ़ना है, या पोस्ट डिनर मैंने क्या पढ़ना है। अगर इस तरीके से तुम ओवरली अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग से मुराद ये नहीं है कि घर के कामों की मल्टीटास्किंग, इससे मुराद ये है कि आपने लेबर स्टार्ट किया, और आप स्टार्ट कर लो साथ में मेडिकल डिसऑर्डर भी, और थोड़ा सा अर्ली प्रेगनेंसी भी, और थोड़ा सा ऑन्कोलॉजी भी। तो बिलीव मी, ये सुपर फ्लॉप आइडिया है, कोई भी मॉड्यूल्स ढंग ढंग से होता ही नहीं है। ठीक है, सो इन स्मार्ट प्रेपरेशन मेथड कोई आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक मॉड्यूल उठाना है और तमीज से ना उसको पढ़ना है, A to Z, दैट्स इट। एक दिन दो, 2 दिन दो, बट फिनिश इट, देन ओपन द नेक्स्ट मॉड्यूल, राइट? दूसरा जो चीजें डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में, अभी तो सोशल मीडिया ही है। ठीक है, या आपकी कोई फ्रेंड है जो बहुत, उसको गॉसिप्स पसंद है। ठीक है, इवन इसमें आप ये भी देख लो ना, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, या इवन इन योर पर्सनल लाइफ इश्यूज चल रहे हैं विद योर फैमिली और इन लॉज, ये सारे डिस्ट्रैक्टर हैं फिलहाल। ये आपने
इन 60 डेज में बिल्कुल पोस्टपोन कर देने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गिव अप कर देना है। 60 डेज में बहरहाल ये सारे मसले मसाइल आप उनको स्लीप फेज में ले जाओ और सारी एनर्जी आपकी एक ही चीज पे फोकस हो, और दैट शुड बी योर करियर, ऑब्वियसली योर एग्जाम। ठीक है, आपका एग्जिट एग्जाम है ये, इससे इससे बड़ी क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही एग्जाम पास करोगे, यकीन करो तुम लोगों का स्टेटस, तुम लोगों की सैलरी, तुम जो लोगों की हर चीज बदल जाएगी। तो इन 60 डेज में अननेसेसरी जंगे नहीं लड़नी, अननेसेसरी पंगे नहीं करने, ठीक है। अननेसेसरी सोशल मीडिया नहीं यूज करना, शॉर्ट्स नहीं देखनी, रील्स नहीं देखनी। सिर्फ 60 डेज का तुम लोग ये डिजिटल फास्ट रख लो, ठीक है। और एक कंसिस्टेंसी की मैंने तुम लोगों से बात की ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपनी स्टडी स्पेस को भी नीट रखो और उसमें हर वो चीज हो आपको बार बार ना उठ के जाना पड़े, ठीक है। पानी पीना है तो पानी मौजूद हो, कि फ्रिज में ना जाना पड़े, फ्रिज में जाओगे तो भूल जाओगे, लाइक कुछ और करना, कुछ और खाने बैठ जाओगे। और इस प्रेपरेशन मोड में तो फिर बहुत ज्यादा भूख भी लगती है किचन के चक्कर लटके रहते हैं। मैं तो खैर अपनी बात कर रही हूँ। तो जो चीज आपको चाहिए ना, इट शुड बी अराउंड यू। आपने कमरे से कम ही निकलना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि लाइक 9 से 11 AM मुझे पढ़ना है, तो मेक श्योर कि इस टाइम विंडो के अंदर अगर कोई चीज आपको पोटेंशियल जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, वो आपके अराउंड ही हो। और मोबाइल को थोड़ा साइड पे रखें 9 से 11 AM, अगर ये विंडो आपने चूज की है अपना अपना कोई टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि रिपीट करना बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में काफी सोचती थी, और होता ये था कि जब मैं लाइक इफ आई एम डूइंग लेबर और मुझे ये हो कि मैंने इससे पहले ऑन्कोलॉजी किया है और वो तो मुझे रिवाइज नहीं किया, स्टेजेस तो मुझे भूल जाएंगी, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन बैठ के ऑन्कोलॉजी को ओपन करके स्टेजिंग रिवाइज करने लग जाती थी, जो कि इतनी डिफिकल्ट होती थी कि जो ऑनगोइंग लेबर मॉड्यूल है, जो आज का टॉपिक है, वो ही नहीं होता था, और रिवीजन के चक्कर में ऑनगोइंग मॉड्यूल मेरा हो जाता था सेक्रीफाइस। अच्छा, अब इस स्ट्रेस में, और रिवीजन भी अच्छी नहीं हुई, इस स्ट्रेस में लेबर के दिन भी निकल गए और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो पाया। वैसे ही तुम लोगों के साथ होता है, कि मेरे साथ तो काफी दफा हुआ है। रिवीजन के चक्कर में करंट जो टू डू लिस्ट थी ना, वो तबाही उसकी हो जाती है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हम्म। इसका एक बड़ा अच्छा टोटका बताने लगी हूँ, अगर हुआ है तो। आयशा, आमना, अरीबा। हम्म। तुम लोग रिवाइज नहीं करते इसका मतलब है। अच्छा, ओके, इतना रिवाइज नहीं किया। चलो, ये तो बहुत, वैसे ये अच्छी बात नहीं है। स्पेस्ड रेपिटेशन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। बट एनीवे, इसके लिए ना आपने ये नहीं करना कि मुझे ये पूरा टॉपिक रिवाइज करना है बाय डिफॉल्ट। जब आपका रेगुलर कोर्स भी हो रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर वो नया टॉपिक जो 15 दिन पहले पढ़ा है ना, मिनिमम जो मैक्सिमम गैप है वो 15 डेज है, मिनिमम है 1 वीक, वो जरूर आपको एक दफा ना उसको रीड करना चाहिए, देखना चाहिए उसके नोट्स ना। ये बहुत जरूरी है, रिवीजन तो बड़ी जरूरी है बच्चों। हाँ, बट एनीवे, अगर रिवीजन की आदत नहीं है तो डाल लो। इन 60 डेज में आपने डाल लेनी है, और मैंने आप लोगों की रिवीजन वॉल्स भी बनवानी है। सबने बना के मुझे पोस्ट करनी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड आई विल टेल यू कि रिवीजन वॉल के लिए आपके कौन से मॉड्यूल या टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है। बट एनीवे, रिवीजन के लिए सिर्फ आपने टॉपिक्स नहीं रखने के मुझे नेक्स्ट वीक संडे को मैंने ये टॉपिक सारे करने हैं। आपने रिवीजन के लिए आवर रखना है कि मुझे ये 5 आवर चाहिए, लाइक इफ यू फिक्स्ड इट कि मुझे संडे को, एक संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना। ये हमारे पास कितने दिन हैं टोटल? हमारे पास पूरा वीक है ना, लेट्स अज्यूम ये हमारे पास इतने सारे दिन हैं। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ा है, इसमें एक टॉपिक पढ़ा है, प्रोबेबली ये न्यू टॉपिक्स भी होंगे, ठीक है। आपने सुन लिया, चलो आपने, मैं अज्यूम करती हूँ आपने, यू आर विद मी इन थ्योरी कोर्स एज वेल, तो आपने PPH पढ़ लिया, APH पढ़ लिया, आपने ओब्स इमरजेंसीज कर ली, आपने CPRs पढ़ लिए, ठीक है।
और आपने CTGs कर ली, तो ये आप इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो फिर जब भी पढ़ोगे दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी। लाइक अगर ये सारे टॉपिक्स आज किए हैं आपने, और अगर आप इनको 2 या 3 महीने बाद करते हो पहली दफा, तो ये इनको करने में दोबारा से नई एफर्ट है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 1 वीक के गैप के बाद इन्हीं टॉपिक्स को जो आपने ये पढ़े हैं इन 6 डेज में बैठ के नाइसली 5 आवर देख के सारे रिवाइज कर लो, तो जब आप इनको एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो दे विल टेक ओनली मिनट्स, 40 मिनट ओनली। ठीक है, क्योंकि आप इसको यहाँ स्पेस्ड रिपीटिशन इनकी कर चुके हो, आपके मेमोरी सर्किट्स यहाँ स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, तो ये जरूर करना है कि आपने वीकली 5 आवर जरूर देने हैं रिवीजन को। ठीक है, सिर्फ 5 आवर से ज्यादा बात बढ़े तो बस छोड़ दो, जो उस दिन का टास्क है फिर वो शुरू करो। ये समझ आ गई मेरी बात राबिया? हम्म। हाँ सबीन, बिल्कुल, ये बहुत, ये इतनी बड़ी तुम लोगों के लिए जिंदगी के लिए टिप है। अभी ये एग्जाम तो नहीं करना, इंशाल्लाह आगे भी करोगे, MRCPI, MRCOG, बहुत सारे बड़े बड़े काम इंशाल्लाह करोगे। लेकिन अगर तुम ये चीज रख लो ना कि तुमने लाइक ये जो पिछले हफ्ते सारे नए नए टॉपिक्स पढ़े हैं उनको एट 7th डे बैठ के क्विकली बस रिवाइज कर लो। इतना भी बॉदर करने की जरूरत नहीं कि मुझे याद है या नहीं याद, सिर्फ पढ़ लो एक दफा। या जो आपने हैंडी पॉइंट्स बनाए थे, या जो आपने फ्लैश कार्ड सेव किए थे, ठीक है, या अपना ग्रुप ही ओपन करके फ्लैश कार्ड का एक दफा बस देख लो, सिर्फ एक हफ्ते के बाद। और फिर दूसरे हफ्ते इनको ना करो, दूसरे हफ्ते तो फिर दूसरे हफ्ते के टॉपिक्स होंगे ना जो पिछले 6 दिनों में किए हैं। तो अगर कोई चीज 2 दफा पढ़ ली है ना, वो 60 डेज में याद रहती है। अगर कोई भी चीज 2 दफा पढ़ ली है ना, वो 60 डेज में याद रहती है। चाहे आप बिफोर एग्जाम आपको टाइम ना भी मिले तो समहाउ आप उसमें से की निकाल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि 2 दफा तो पढ़ी हुई हो ना, तो 2 दफा तो फिर इसी तरह बनेगा ना। हम्म। चलो, अच्छा, ये फिर इसके बाद ये है कि आ, जब भी पढ़ा करो ना, ऑब्वियसली मैं तो हाईलाइट करती हूँ आपको बज़वर्ड्स, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जरूर आप खुद से भी इस्तेमाल करना सीखो। समरीज बनाना, बज़वर्ड बनाना कि पॉसिबल इसमें क्या बज़वर्ड हो सकता है, क्योंकि एग्जाम तो आप ही दोगे ना, तो वो तो पेपर आप ही अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें से तो बस आपने ही ढूंढना है। तो ये प्रैक्टिस फिर इन 60 डेज में आपने शुरू कर देनी। ठीक है, सो ये मेरी गोल्डन टिप्स हैं। अगर आपको समझ आ रही हैं तो लाइक $1,000,000 ये टिप्स हैं, बिलीव मी। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे पेज में जो टिप है ना, वो ये है टू डू लिस्ट। वरना ये होता है कि अगर आप अपना दिन प्लान नहीं करते तो कोई और आके प्लान कर लेता है। किसी किसी फ्रेंड का कोई मसला है, किसी ने आपके साथ मूवी देखनी है, या किसी ने शॉपिंग पे जाना है तो वो आपको साथ ले जाएगा। तो someone else will plan your day if you have not planned it। अगर आपने प्लान किया होगा कि 9 to 11 मुझे तो ये करना है, एक्सक्यूज मी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे 3 to 5 तो ये काम करना है, नॉट अवेलेबल, तो सारी पार्टी, सारे फंक्शन, सारी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो आप खुद ही रीशेड्यूल कर लोगे, एंड योर प्रायोरिटी विल बी योर टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मुझे खुद जाके अब समझ आई है जब मैं अपने एग्जाम दिए हैं अभी। इट इज अ मैजिकल टिप। ओके, बाकी बाकी भी हैं। अपने नोट्स जरूर बनाने चाहिए फॉर लास्ट रिवीजन। अब जितना बड़ा लाइक तुम कहो कि थ्योरी कोर्स बहुत अच्छा है, लाइक आई है, मैंने अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें आप खुद लिखते हो वो आपकी पर्सनलाइज्ड होती हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के मुताबिक होती हैं। क्योंकि जब मैं फ्लैश कार्ड बनाती हूँ ना, तो मैं अपना हिसाब किताब देखती हूँ। लाइक मुझे ये चीज भूल जाती है तो मैं स्पेसिफिकली उसका निमोनिक जरूर बना के तुम लोगों को देती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मैं बहुत ही मीडियोकर एक स्टूडेंट रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। तो जो मेरी मुश्किलें परेशानियां हैं, मुझे लगता है कि 90% जो मीडियोकर्स हैं वो उन्हीं की परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी
अल्लाह ने आपको यूनिक पैदा किया है ना, आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी यूनिक वीकनेसेस हैं। हर हर टॉपिक से रेलेवेंट आपके अपने ही मसाइल हैं। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो वो दे विल बी टेलर टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और यू शुड मेक इट फॉर योर लास्ट रिवीजन प्लान। ठीक है। मैं जब एग्जाम में दे रही थी तो मुझे ना ये जो फिगो के डोजेज हैं ये मुझे बड़ी भूलती थी। और जो मेरी स्टडी पार्टनर थी उसको तो नहीं भूलती थी, उसको तो उसकी तो पता नहीं कैसी मैथमेटिक मेमोरी थी, वो बहुत ही बड़ी अच्छी थी मैथ में। और मैं चूंकि एक मीडियोकर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैथ मेरा अच्छा नहीं था, मैं हमेशा भूलती थी, वो हमेशा अच्छे याद करती थी। अब बताओ उसके नोट्स मेरे लिए इफेक्टिव हैं? शी इज वेरी गुड इन मैथ, आई एम नॉट। तो एट दैट टाइम आई, ओके बेटा, एट दैट टाइम ना आई आई मुझे अपनी वीकनेसेस को देखते हुए मैंने वो टेलीफोनिक नंबर बनाए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आएगी, अगर वो कंप्लीट मिसकैरेज के लाइक का केस है, मिसकैरेज है, तो मैंने 832 का निमोनिक लगाना है ना, 800 माइक्रोग्राम 3 आवरली, और मैं इसको फिर रिपीट करती रहूंगी। और अगर वो इनकम्प्लीट के साथ आएगी तो मैं फिर 632 का लगाऊंगी, तो मैं 600 दूंगी। ठीक है। अगर मुझे राइपनिंग करनी पड़ेगी तो फिर मैं 4 का लगाऊंगी, तो मैं 400 उसको राइपनिंग के लिए माइजोप्रोस्टेरोल दे दूंगी। तो मैं फिर मुझे जाके वो याद हुआ, गॉट द मैसेज कि पर्सनलाइज्ड या जो टेलर्ड नोट्स हैं फॉर लास्ट रिवीजन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने जरूर बनाना है और अपने मुताबिक बनाने हैं। आई विल प्रोवाइड ऑब्वियसली, लेकिन वो मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ ना, तो मैं अपना अपने मुताबिक बना देती हूँ। बट मे बी आपकी मैथ मुझसे अच्छी है तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो ये, आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है अपना माइंड। गॉट इट? तो और जब जब आपको दिक्कत ही क्या है, जब आप क्रैश कोर्स के लाइव सेशंस होंगे या जो थ्योरी के तुम लोग सुन रहे हो लेक्चर, दिक्कत ही क्या है? उठाओ कॉपी पेंसिल और जो मैं बोल रही हूँ तुम लोग स्टेप वाइज अपने माइंड मैप बना लो, दैट्स इट। वो जो एरोज हैं, वो जो हाइलाइट्स हैं, वो आपके मुताबिक है ना। अच्छा, हाइलाइट्स को भी थोड़ा केयरफुली यूज करना है, हर चीज नहीं हाईलाइट कर लेनी। ठीक है। अगर आपको लगे ना ये रिकॉल है, उसको आप ग्रीन कलर दे दो, वो ग्रीन से हाईलाइट कर लो। अगर आपको लगता है ये चीजें मुझे बहुत भूलने वाली हैं एग्जाम से पहले ना, और जब मैं अपने नोट्स खोलूंगा ना, तो जो मेरा येलो हाइलाइटर है ना, सिर्फ मैंने वो रीड करना है। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोबेबली आप 100 का कोई बना सकते हो पेजेस के नोट्स। अब एग्जाम से पहले अगर आपने सारी ओप्स को दिए ही 6 घंटे हैं रिवीजन के, तो ये पॉसिबल है 100 पेज पढ़ना? नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन उस 100 पेज में अगर आपने पहले ही उन चीजों को येलो हाईलाइट किया हुआ है, एंड यू नो कि ये मुझे भूलती हैं, मुझे मैथ्स में वीक हूं तो मुझे भूलती हैं, तो मैं वही येलो करूंगी ना। तो आप भी अपने मुताबिक वो चीजें येलो कर लें जो आपको भूलती हैं, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में तो मसला नहीं होगा। हम्म। तो जो हाइलाइट्स हैं वो भी केयरफुली यूज करने हैं। ये समझ आ गई मेरी बात? अब हर चीज येलो करके बैठ जाओगे तो 6 घंटे के टाइम जो तुम्हें रिवीजन का मिला है एग्जाम से एक दिन पहले, एक दिन ओब्स करनी है, एक दिन गाइनी करनी है, तो ये पॉसिबल है तुम लोग दो दो तीन तीन अपने रजिस्टर खोल के बैठ जाओ 100 ऑफ पेजेस के? वो तो नहीं याद कर पाओगे। और उसमें से अननेसेसरी वो भी इंफॉर्मेशन होगी जो पहले ही आती है। रिवाइज तो वो करना था ना, येलो वाला। ये येलो वाला, ये आपको पहले ही पता है कि मुझे भूलता है ना? क्लियर? हाईलाइट कैसे यूज करने हैं अपने हैंडी पॉइंट्स लास्ट रिवीजन के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगे, वो कैसे बनाने हैं। ये 60 डेज हैं, इसमें आराम से बन जाएंगे। तो अभी जब हम स्टार्ट करने लगे हैं ये तैयारी, तो अगर अभी आप ये चीजें आपके माइंड में होंगी तो आप इन चीजों को रखोगे ध्यान में। ठीक है आमना, समझ आ गई मेरी बात? ओके। दूसरी बात ये कि भाई पास पेपर जरूर करने हैं। अब ये जो लास्ट के 2 मंथ है ना, इसमें मैक्सिमम टाइम पास पेपर्स को देना है। ठीक है। क्योंकि वो वाले एग्जाम क्वेश्चंस लाइक जो जो के पेपर में आने हैं उनको पहले ही अपने आप को फैमिलियराइज करो, उन क्वेश्चंस के साथ अपने आप को फैमिलियर करो, पैटर्न के साथ फैमिलियर करो। इससे क्या फायदा होगा?
आपने एग्जाम तो आफ्टर 2 मंथ देना है, 2 मंथ्स बिफोर ही आपको समझ आ जाएगी कि मुझे ये इस तरीके से मुझे पढ़ना है, ठीक है। मेरी फर्दर प्रेपरेशन या रिवीजन तो इस अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में तो ऐसे आ रहा है। तो पास पेपर्स इसलिए बहुत जरूरी हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूँगी हाँ चलो सारा पेपर ही ऐसा आएगा, लेकिन जैसा पेपर बनता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट और वो जो उसका टेस्ट है वो तो वैसा ही होगा जो जो आपसे पहले लोगों ने दिया है। दूसरी बात ये है कि मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो एग्जाम से 2 वीक बिफोर अगर आप लीव ले सको तो प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि देयर विल बी टू मच टू रिवाइज इन लास्ट 2 वीक्स। और अगर लास्ट 2 वीक की रिवीजन अच्छी हो जाए तो 20-30% वो क्वेश्चंस जो खराब होने होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। वो आपको आते होते हैं बट माइंड इतना फोगी सा हो रहा था, यार कहीं पढ़े थे, यार कहीं पढ़े थे। चलो इराटा की मैं बात करती हूँ। इराटा भी एक रिलेटिव चीज है, लाइक वी विल डिस्कस इट सूनर। बट एनीवे सबसे बड़ी एडवाइस तो ये है कि अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। अपने लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाओ, कलर कोडिंग करो केयरफुली। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इतना काफी नहीं है कि आप उनको 2 दफा रिवाइज कर लो तो आपको याद आ जाएंगे, जैसे ऑन्कोलॉजी की स्टेजिंग है या स्टेट वाइज ट्रीटमेंट है, ये 70 दफा रिवाइज करनी पड़ेगी। या लेबर के प्रोटोकॉल्स हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, पीपीएच, या इन्फेक्शंस की फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, ब्रेस्ट फीडिंग की ड्रग्स, ये चीजें वाकई भूल जाते हैं, किसी भी इंसान से भूल सकते हैं, मुझसे भी ना। तो प्लीज 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 इस तरह के जो वोलेटाइल टॉपिक्स हैं जिनको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत है, उनके जो आपके जो आपने वो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाए हैं ना, वो बना के अपने स्टडी टेबल या अपने जो रूम है आपका उसके डोर पे चिपका लो, ताकि आते जाते आप देख लो, लाइक यू फिक्स्ड 30 मिनट्स, या चलो 30 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, यू फिक्स्ड इवन 10 मिनट्स पर डे कि मैंने ये दीवार पे जो चीजें हैं जैसे उनको सरसरी से देखना है। अगर आप 2 या 3 दिन देखोगे तो चौथे दिन तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगी, तो ना देखो, फिर अगले 6-7 दिन बाद देख लो, लेकिन इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है। ओके, बाकी भाई टू डू लिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पर्सनली फील किया है, ठीक है। और स्मार्ट प्लानिंग करें अपने सारे टाइम की, और गोल सेट करें, प्लानिंग करें, एक्शन करें, एंड सक्सेस विल बी योर्स। सो टू डू लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाकी इस चीज की शायद कोर्स कैंडिडेट को इस चीज सभी व्हाट हैपेंड अच्छा डाटा भी करवाएंगी या हैड योर बुक्स ऑफ पास पेपर स्टिल। अब तो दुनिया ही चेंज हो गई है सबीन, आपने देखा है ना, 50% चीजें रिकमेंडेशंस चेंज हो चुकी हैं। सो आई विल पास पेपर्स की कोई बुक भी सेव नहीं है। एक तो ऑथर की अपनी गलतियां होती हैं, दूसरा वो जो रही सही कसर होती है वो प्रिंटिंग वाला पूरी कर देता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करती पास्ट पेपर की कीज किसी भी सूरत में, इवन माय ओन कीज। पास पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ने हैं कि आपको पता हो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, की खुद बनाएं, की के लिए खुद स्ट्रगल करें, राइट। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, आपको लगता है कि मुझे अब बच्चों के पीपीएच अभी थोड़े दिनों पहले ही लिया है तो इसलिए वो दोबारा याद आ गया, तो आपको लगता है कार्डिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, मैंने नहीं देनी एर्गोमेट्रिन, और की में लिखा हुआ है तो दफा करो एर्गोमेट्रिन को, ना दो मूव ऑन, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आपने कोई भी रिकॉल, सबसे बड़ा जो मेरा तुम लोगों के लिए एडवाइस है ना, कि ये जो रिकॉल्स बुक होती हैं इनका मकसद की नहीं देना होता। एक एग्जाम कैंडिडेट की खुद हो बननी चाहिए, किसी भी मेंटर की पे ना ट्रस्ट करें। अगर मैं भी आपको क्रैश कोर्स में की दूंगी तो मैं बताऊंगी कि मेरी की क्यों है, इसलिए ये नहीं बताऊंगी कि ये की है क्योंकि मैंने बोला है। हाउ अ मेडिकल स्टूडेंट कैन टेक दिस थ्योरी, आई विल टेल यू कि ये की है बिकॉज DTG says this, NICE says this, or that is the recent evidence, that's it. If I am failed to provide this reference, then the key is
इन ग्रे एरिया, इट कैन बी एनीथिंग देन। और जब भी गलती करनी है ना, तो गलती करने का एक रूल है, ये गलती आपकी चॉइस से होनी चाहिए, किसी और की गलती आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। बाकी माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, इस पे टाइम ना लगाना, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो कोर्स से और लाइक जस्ट फॉर स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए कोर्स ये सेशन सुन रहे हो, तो फिर आपने अपने माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स हर टॉपिक के बनाने हैं। हर टॉपिक की एक पेज समरी बन सकती है, चाहे वो कितना लंबा टॉपिक क्यों ना है। एक एक बेहतरीन तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक पेज पे जो है लेके आया जा सकता है, ठीक है। बाकी स्मार्ट तरीका यही है कि 60 डेज में ना थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज करनी है और साथ साथ पेपर्स भी करने हैं। अच्छा, पेपर्स में तो ये होता है ना कि 200 क्वेश्चंस का एक पेपर है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है लेबर का, दूसरा इन्फेक्शन का, चौथा ऑन्कोलॉजी का। तो इस तरीके से तो नहीं आप ऑर्गेनाइज रह सकते। इस तरीके से अगर आप पूरे दिन बैठोगी भी, एक पेपर पढ़ोगी भी, तो आप कितने टॉपिक पढ़ोगे? 200 क्वेश्चंस हैं, 200 टॉपिक्स पर डे। ये तो कोई ह्यूमन नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये ह्यूमन जरूर कर सकता है कि उस पेपर में जितने लेबर के क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन कर ले, और इसी तरह जितने भी लास्ट 10 ईयर में लेबर के क्वेश्चंस आए हैं वो आप स्क्रीन करके आप पहले लेबर को रिवाइज करो थ्योरी से, और फिर सीमलेसली आप उसी लेबर के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो। तो इन दैट वे आपको एक सेंस ऑफ ईज फील होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि चलो पूरा लेबर तो कंप्लीट हुआ ना इस तरीके से। और फिर ग्रेजुअली आप सारे मॉड्यूल्स करते रहोगे, ऑर्गेनाइज्ड भी रहोगे, थ्योरी भी होती रहेगी और पेपर्स भी होते रहेंगे। ओके, अभी बुक्स के बारे में बताती हूँ मैं, ठीक है। बट एनीवे जो स्मार्ट तरीका है वो तैयारी करने का वो यही है कि एक दिन बैठो, वो मॉड्यूल की पूरी थ्योरी सुन लो। सुनने में अगर डबल स्पीड पे करोगे ना, पूरे का पूरा लेबर भी 6-7 घंटे में आराम से हो जाएगा, सारे टॉपिक्स। और नेक्स्ट डे लेबर के सारे रिकॉल्स सुन लो बैठ के। हाँ, सिर्फ सुनने का काम करना है। पहले 60 डे, पहले 30 डेज पे ना, अभी मैं आपको प्लानर बताती हूँ। ओके। ओके, जो कोर्सेज हैं, जो थ्योरी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगर मैं एफसीपीएस की बात करूं, तो आप लोग थ्योरी कर चुके हो, आपके लिए क्रैश कोर्स कैन बी बेनिफिशियल, ठीक है। और ये मेगा क्रैश कोर्स हो रहा है इस दफा, लाइक कंसीडरिंग दैट कि सीपीएसपी का पूल सेम रहता है, समटाइम वो एक क्वेश्चन वही लेबर का एफसीपीएस में आ रहा है, वो आईएमएम में आ रहा है, वो रिपीट बहुत होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिसेंट पेपर हैं जैसे लास्ट 2022, 23, 24 के ये 3 साल के पेपर, सिर्फ एफसीपीएस के नहीं करेंगे बल्कि एमसीपीएस के भी करेंगे, आईएमएम के भी करेंगे, ताकि जो वो लेटेस्ट सीपीएसपी का पूल है वो हमारा कवर हो जाए। और ऑब्वियसली आपने अगर एफसीपीएस का एग्जाम देना है तो फिर तो आपने एफसीपीएस के 10 ईयर पूल तो करना ही करना, डिटेल डिस्कशन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा आप जो आपकी प्रैक्टिस बुक्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी थ्योरी अच्छी हो सकती है या अप्रोच अच्छी हो सकती है, वो भी आप कर लें। तो इससे ये बड़ा जबरदस्त तरीका हो जाएगा टू कवर योर इंटायर पास पेपर्स, या बहुत अच्छा हो जाएगा टू कवर इंटायर सीपीएसपी पूल। सीपीएसपी का पूल बेसिकली है आईएमएम, एमसीपीएस और एफसीपीएस का पूल। सिलेबस तो सेम ही है ना, सबने लेबर करना है, सबने मैटरनल मेडिसिन करना है, सबने इन्फेक्शंस करने हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो गाइडलाइंस चेंज हो जाएं, गाइडलाइंस तो सेम ही है। When syllabus is same, CPSP is same, then pool should be also the same, और ये सेम ही है। एंड यू विल many times see कि एक ही क्वेश्चन बहुत बार बार वो डिफरेंट पेपर्स में रिपीट हो रहा होता है। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आई हैव नोटिस्ड कि 2023 में अगर वो आया है आईएमएम में, जैसे मुझे अभी से याद है MDSPR पीपीएच का की एक कमेटी थी, वो आईएमएम की टॉक्स में आई, और अभी एफसीपीएस का टॉक्स नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ये MDSPR कभी नहीं आया और ये इन्होंने आईएमएम में दिया ना, ये देंगे एफसीपीएस में भी। तो जब एफसीपीएस के टॉक्स था उसमें कभी, हालांकि पास पेपर्स में कभी MDSPR कमेटी के बारे में बात नहीं हुई, बट मैंने उनको वो करवाया कि ये आ चुके हैं आईएमएम में तो आप कर लो। और बिलीव मी
इट वाज इन देयर एग्जाम। तो इस तरीके से इवन टॉक्स भी रिपीट हो रहे होते हैं नए नए, और इसी तरह क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसलिए अब आप इतना जाइंट पूल, इफ यू आर अपेयरिंग इन एफसीपीएस, तो आप एमसीपीएस आईएमएम का तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट रिसेंट 2 ईयर के पेपर तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में हम 10 ईयर का, अगर एफसीपीएस का एग्जाम दे रहे हो तो 10 ईयर का हम एफसीपीएस का पूल करेंगे, लेकिन लास्ट 2 ईयर के एमसीपीएस और आईएमएम के पेपर्स भी करेंगे। और ये पेपर्स पेपर वाइज नहीं होंगे, ठीक है। इनके लिए लाइक व्हाट आई हैव डन, जो 3 ये जो ईयर के पेपर हैं एफसीपीएस के, एमसीपीएस के, आईएमएम के, मैंने इनका कंबाइंड पूल बना दिया। इनके पेपर्स एक ही एआई टूल में डाले, और उस एआई टूल ने क्या किया, जो भी ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन से वो सेपरेट कर दिए, मैटरनल मेडिसिन के सेपरेट कर दिए, और लेबर के सेपरेट कर दिए। तो हर जो मॉड्यूल था उसके कोई 300 क्वेश्चंस निकल आए। उसमें अगर रिपीट भी निकाल दें तो 100 क्वेश्चन बचे ना पीछे। तो जो जो लेटेस्ट पूल है लास्ट 3 ईयर का, और वो इतना इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस है, तो वो हम लाइव करेंगे। और उसके बाद वाला जो पूल होगा, लाइक इफ यू आर अपेयरिंग इन एफसीपीएस, तो फिर हम वो डिटेल में करेंगे, लाइक 2017 का पेपर डिटेल में, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 20 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 23 का, और फिर 24 का। लेकिन साथ ही लाइव लेके रिसेंट पूल को हम मॉड्यूल वाइज कर लेंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही, आयशा? ये क्रैश कोर्स हम कैसे करेंगे? जी मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो थ्योरी में हमारे साथ नहीं थे, तो उनके डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन 60 डेज को स्मार्टली उन्हीं टिप्स के मुताबिक यूटिलाइज करते हो जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, आप नए सिरे से थ्योरी भी कर सकते हो, और ये ज़्यादा सीमलेस प्रेपरेशन हो जाएगी। लाइक अगर एक दिन हम लेबर की थ्योरी आपको एक्सेस मिल जाए और वो सारे लेक्चर फटाफट सुन लो फास्ट मोड पे, और सेकंड डे आप उसके सारे रिकॉल्स विद एक्सप्लेनेशन सुन लो, और थर्ड डे आपको उस उनको रिवाइज कर लो, तो ऑल डन, सीमलेस। तो इफ यू हैव नॉट टेकन थ्योरी सीरियसली, तो आप कंप्रिहेंसिव के साथ ऐसे कर सकते हो। प्लानर आपका ऐसा ही होगा, लाइक इफ वी विल रिवाइज एनीथिंग इन थ्योरी, हम उसी मॉड्यूल के ही रिकॉल्स करेंगे, ठीक है। लाइक अगर अभी हमारा चल रहा है सर्जिकल मॉड्यूल, राइट, नहीं सर्जिकल तो नहीं चलेगा, इसके बाद यूरोगाइनी शुरू होगा। तो व्हेन वी विल डू यूरोगाइनी इन थ्योरी कोर्स, हम यूरोगाइनी ही क्रैश कोर्स में करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, तो दिस इज अबाउट आवर एफसीपीएस, और सेम अबाउट एमसीपीएस। एमसीपीएस में हम क्या करेंगे, चूंकि एमसीपीएस का भी तो सीपीएसपी का ही पूल है ना, तो एमसीपीएस वाले एमसीपीएस के लास्ट 3 ईयर का पूल, एफसीपीएस का लास्ट 3 ईयर का पूल, आईएमएम के लास्ट 3 ईयर का पूल लाइव करेंगे। लेकिन पेपर तो एमसीपीएस का है, तो अपना पूल कैसे छोड़ सकते हैं? तो दे विल सॉल्व देयर पूल with detailed discussion. That's why MCPS will have their own separate crash course and FCPS will have their own separate crash course, right? और same for MCPS theory comprehensive. तो अगर आप ने थ्योरी अभी करनी है स्टार्ट, तो फिर आप कंप्रीहेंसिव कोर्स ही लें, ताकि आपकी थ्योरी भी साथ हो और साथ ही आपके पास पेपर्स भी हों एमसीपीएस के, और रिसेंट सीपीएसपी पूल भी हो इंक्लूडिंग योर आईएमएम एंड एफसीपीएस पेपर्स, ठीक है। ओके, बाकी 2 मंथ्स में कैसे पढ़ना है, मेरा तो प्लानर ये है कि लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर। आपके होंगे लाइव सेशंस। अगर हम स्टार्ट करते हैं लाइक अब ये कितने लाइव सेशंस हैं, ये टोटल 16 होंगे लाइव सेशंस, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5th। तो सर्जिकल मॉड्यूल पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन, इस पे जितने भी आपके लास्ट 3 ईयर का पूल है, जिसमें एमसीपीएस, आईएमएम और एफसीपीएस के पेपर्स हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन सर्जिकल एंड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस के हैं, वी विल डू देम लाइव, ठीक है। अगर 300 क्वेश्चंस हैं तो बिलीव मी 200 तो रिपीट है, तो 100 क्वेश्चंस अगर हम लाइव कर लेंगे तो वी कैन इजीली डू इट इन 2 आवर,
वी कैन इजीली डू इट इन 2 आवर। और साथ साथ हम सारे इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स भी सर्जिकल एंड पोस्ट ऑप के गो थ्रू कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे 6 दिसंबर को आपने सर्जिकल एंड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस के जितने भी थ्री लेक्चर्स हैं वो क्विकली आपने सुन लेने हैं। तो 2 दिनों के अंदर पूरा मॉड्यूल नहीं कवर हो गया। इसी तरह 7th को यूरोगाइनी के कर लेंगे। 2 आवर से ज़्यादा लाइव सेशन लेना जुल्म है, उसके बाद इतना आप सैचुरेट हो जाते हो। तो आई विल ट्राई के रिपीट क्वेश्चंस निकाल के जो भी नया पूल है 100 क्वेश्चंस का, 100 या 150 होंगे, कुछ में ज़्यादा भी होंगे, जैसे लेबर मैटरनल मेडिसिन में ज़्यादा होते हैं, तो ये हम 2-3 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही सारी एक्सप्लेनेशन लाइव हो जाएगी और फ्लैश कार्ड्स लाइव रिवाइज हो जाएंगे। इफ़ यू कैन नॉट अटेंड दिस सेशन लाइव तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। टेलीग्राम काफ़ी तंग करता रहा है पिछले दिनों, तो दैट्स वाई द एंटायर क्रैश कोर्स विल बी ऑन वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, यूरोगाइनी किस तरह लाइव सेशन लेके आपने सारे रिकॉल्स कर लिए रीसेंट FCPS MCPS IMM के, और साथ में नेक्स्ट डे यूरोगाइनी के सारे लेक्चर्स भी क्विकली सुन लिए, तो हो गया यूरोगाइनी। अगर इसी तरह ही करते रहेंगे हम, तो बिलीव मी विद इन 32 डेज हमारी पहली स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर रिकॉल्स, इंक्लूडिंग योर थ्योरी। और स्टिल वी विल हैव 30 मोर डेज। और उन 30 डेज में अब हम अगर पास पेपर्स करते हैं तो हमें पता होगा, लाइक वी नो एवरीथिंग इन डिटेल। वो सारे पास पेपर्स मैक्सिमम आप लाइव सेशंस में भी कर चुके हो, तो अब आप उनको पेपर वाइज करोगे तो वो रिवीजन भी हो जाएगी, या 1-2 क्वेश्चंस अगर आपको लगा मिस हो गए हैं तो वो भी अब पेपर वाइज में सारे के सारे आ जाएंगे। लाइक इफ यू आर FCPS कैंडिडेट, तो आपका जो लास्ट 10 ईयर का पूल है पेपर वाइज जनवरी में सारा ड्रिल होगा। अगर MCPS की हो तो फिर MCPS का पूरा पूल ड्रिल होगा पेपर वाइज, पेज टू पेज। ठीक है। सो जो आपका फिर प्लानर बनेगा 60 डेज का, वो ऐसा होगा ना, लाइक यू नो एग्जैक्टली कि मुझे डे 1 पे ये मॉड्यूल करना है और नेक्स्ट डे मुझे इसी की सारी थीरी करनी है, 3rd को मैंने ये करना है और नेक्स्ट एग्जैक्टली मैंने 4th को क्या करना है, और एग्जैक्टली यू नो के 60 डेज में मैंने कैसे पढ़ना है। तो बिलीव मी देयर विल बी नो पॉइंट कि आप ये एग्जाम जो है बाय एनी मीन आप मिस कर सको, बिकॉज यू आर डूइंग स्टेप वाइज। थीरी भी अच्छे से कर रहे हो, रिकॉल्स भी एक अच्छे अंदाज से कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आई विल टेल यू कि ये पुअर रिकॉल है, ये 2 ऑप्शंस हैं तो ये की है। नो नो, जब हम लाइव लेंगे तो हम लेंगे कि ये रिकॉल तो है, बट इसकी आइडियल की यही है। क्योंकि चॉइस में तो नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आती है तो इट शुड बी आइडियल की, बिकॉज ये बजवर्ड है। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन बी पिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए पिक कर रहे हैं कि हमें नहीं पता बाकी 3 चॉइसेस क्या थी, तो इनमें ये एक्सक्लूजन की है, दैट्स इट। तो प्लीज डोंट रन आफ्टर एक्सक्लूजन कीज। एक्सक्लूजन की विल कीप ऑन वेरी, कितनी कोई एक्सक्लूजन कीज बंदा बनाएगा। तो अपने अपने माइंड को ट्रेन करना है फॉर आइडियल कीज। ठीक है। जब और आपको टॉपिक अच्छे से आता है ना, तभी तो आप आइडियल की बनाओगे। इवन एक्सक्लूजन की भी तभी बनती है ना जब टॉपिक अच्छे से आता है, तो वो भी साथ साथ रिवाइज हो रहा है। तो इस तरह सिर्फ ये ब्लाइंड क्रैमिंग नहीं है आपकी रिकॉल्स बुक की, ये एक सेंसिबल अप्रोच है कि ये एग्जाम लाइक क्वेश्चंस हैं। अगर एग्जाम में ऐसे ऐसे आएगा तो हमें पता है कि हमारी आइडियल की क्या है। अगर कोई भी बस चेंज हुआ, वी नो द सेकंड बेस्ट आइडियल की शुड बी दिस। ओके। हम्म। तो आपका मॉड्यूल, ये आपका डे वाइज प्लानर होगा। ठीक है। लाइव सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर, ताकि 5th ऑफ जनवरी तक हमारे सारे लाइव सेशंस और एक फर्स्ट रिवीजन हो चुकी, फर्स्ट रीड हो चुकी हो, ताकि उसके बाद फिर हम अपने पेपर वाइज स्टार्ट करेंगे। एनीवे, तो और उसके बाद भी लाइक हार्डली 20 पेपर्स हमारे पास बचेंगे ना, तो एक पेपर हम रोज करते रहेंगे और हर 2-3 पेपर के बाद एक रेस्ट डे ले लेंगे। और अगर आप इतनी ज़्यादा एफर्ट कर चुके हो ना पहले ही, तो वो 200 पेजेस 200 क्वेश्चंस पढ़ना बड़ा इजी हो जाता है। रोज आराम से इतना स्टेमिना बन जाएगा कि रोज 200 क्वेश्चंस का एक पेपर आराम से तुम लोग सेंसिबल वे में जो है वो सॉल्व कर सकोगे। लेकिन उस वो तभी कर पाओगे
जब दिसंबर आपका अच्छा गुजरेगा, ठीक है। 5 दिसंबर को आपका सर्जिकल एंड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस का लाइव सेशन है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन डे मिल रहा है थ्योरी रिवाइज करने के लिए, फिर नेक्स्ट डे यूरोगाइनी का लाइव सेशन है, उसके बाद आपको रिवीजन डे मिल रहा है थ्योरी रिवाइज करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन का लाइव सेशन है, तो नेक्स्ट डे आपको पूरा टाइम मिल रहा है उसकी थ्योरी को रिवाइज करने का। इसी तरह एसटीडीज, अर्ली प्रेगनेंसी, जनरल गाइनी थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए 2 सेशंस बनते हैं इसके। तब फर्टिलिटी, ऑन्कोलॉजी भी बड़ा है तो इसके 2 सेशंस बन जाएंगे। फिर एएनसी भी थोड़ा बड़ा है तो इसके भी 2 सेशंस बन जाएंगे। मेटरनल मेडिसिन भी बड़ा है और ऑब्वियसली लेबर भी बड़ी है, ठीक है। तो जो बड़े मॉड्यूल्स हैं वो हम 2 लाइव सेशंस में कवर कर लेंगे, उनके लिए टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली 5 जनवरी तक यूर ऑल लेटेस्ट, सिर्फ एफसीपीएस के पेपर नहीं होंगे बल्कि एमसीपीएस के पेपर्स भी होंगे, आईएमएम के भी पेपर्स होंगे। और फिर जनवरी में एफसीपीएस students will solve only their FCPS papers and MCPS candidates will solve only their MCPS papers, and few MS candidates will also join, and in January they will solve only MS papers. नहीं हम लाइक यही टाइम होगा 3 to 5। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर you will be successful. So you can add your suggestions as well. इतने अरसे से लगे हम टीचिंग, तो मैं डे बाय डे हर अटेम्प्ट के बाद इम्प्रूवमेंट्स ऐड करती रहती हूँ। तो दिस इज द फाइनेस्ट वर्जन ऑफ क्रैश कोर्स टू सॉल्व थ्योरी एंड पास पेपर्स टुगेदर। बाकी क्विज़ेस भी आपके आते रहेंगे, ठीक है। सो और फिर इस दफ़ा लाइक सेशन रिकॉर्डिंग तो वेबसाइट पे होगी, लेकिन चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज रही ना, तो आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स हर मॉड्यूल का जो सभी हम नेगोशिएट करके टाइमिंग कर लेंगे। वी कैन इवन टेक इट ऑन नाइट एज वेल, बच्चे सुला के भी, ठीक है। 2 घंटे आपको हर अल्टरनेटिव डे पे मुझे सुनना होगा, लाइव सुन लो या रिकॉर्डिंग में सुन लो, बस बाकी तो सारा टाइम आपका है ना। लेकिन उन 2 घंटों से आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी टाइम क्वालिटी तरीके से कैसे चीजें पढ़नी है। हाँ, क्योंकि कोर्स अब वेबसाइट पे है तो इजी फॉर अस टू कंडक्ट अ मॉक। टेलीग्राम पे डिफरेंट हो जाता है। तो हर ग्रुप का, हर मॉड्यूल का अलग ग्रुप होगा, लाइक अर्ली प्रेगनेंसी का अलग होगा, जनरल गायनी का अलग होगा, कॉन्ट्रासेप्शन का अलग होगा, ताकि आपको आराम से फ्लैश कार्ड्स और क्वेश्चंस डिस्कशन सब आराम से हो सके। हैफेजर्ड ना हो कि एक ही ग्रुप में हर चीज़ हो और आपको ढूंढना फिर मुश्किल हो जाता है। डिस्कशन ग्रुप डिफरेंट होगा, पेपर वाइज डिस्कशन ग्रुप डिफरेंट होगा। वेबसाइट एक्सेस आपकी एफसीपीएस क्वेश्चंस बैंक के लिए होगी और लाइव सेशंस के लिए होगी। और आई एम वर्किंग ऑन ई बुक एज वेल, कि ये बहुत सारी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं इसमें से जो काम के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं या जिनमें पोटेंशियल है आने का, ठीक है, तो वो आप कर लें। लेकिन ये इतना रिकमेंडेड नहीं है, इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास टाइम बचता है। सिलेबस तो खैर आपको पहले ही पता है। तो एफसीपीएस में 60% गायनी आती है और 40% ओब्स आती है, और एमसीपीएस में 50% गायनी आती है और 50% ओब्स आती है, ठीक है। बाकी स्मार्ट तरीका यही है कि लेक्चर सुनो और कुछ ना करो। डोंट रीड होल टॉपिक्स नाउ, डोंट रीड ईबीएम एंड ड्यूहस प्लीज। और एक और एडवाइस, किसी भी बुक की पे ना, चाहे वो कोई रिकॉल बुक है चाहे वो कोई प्रैक्टिस बुक है, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस तो की वही है, ये बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। अच्छा, जो कैंडिडेट्स वी विल एक्चुअली कंप्लीट द कोर्स इन 60 days। एग्जाम के बाद फिर भी हमारे लिए 10 days 15 days बच जाएंगे, तो उसमें आपका ना रैपिड रिवीजन होगा, सुपरवाइज्ड रिवीजन होगी। और ये एक अलग कोर्स है, बट वो कैंडिडेट्स जो थ्योरी में भी हमारे साथ हैं और वो कैंडिडेट्स जो क्रैश कोर्स में भी हमारे साथ हैं, तो रैपिड रिवीजन विल बी विद दिस। they will not resubscribe it, they will automatically will join this rapid revision course after like few formalities, कि अगर आपको कोर्स अच्छा लगा है तो यू विल कंटिन्यू। होएवर अगर आपने सिर्फ क्रैश कोर्स लिया है या सिर्फ थ्योरी कोर्स लिया है
और फिर उसके बाद आप चाहें कि रैपिड रिवीजन लेना है, तो देन इट विल बी ऑन सब्सक्रिप्शन, बट इट विल बी फ्री फॉर दोज हु आर इन theory and crash course. So this is about the smart preparation for 60 days. और डाटा तो आराम से हो जाएगा ना, जब हम जनवरी में पेपर वाइज करेंगे तो हमारी कीज तो फिर एविडेंस बेस्ड होंगी, फिर तो बहुत सारी कीज चेंज होंगी जो ओल्ड गाइडलाइन से जिनकी कीज बनी है, ठीक है। और जो लिमिटेड ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस होते हैं उनका डाटा नहीं होता, उसमें बस आपकी दो कीज होती हैं, एक आइडियल की और एक होती है बस एक्सक्लूजन की। नहीं, पहले लाइव सेशन होगा, ड्यूरिंग लाइव सेशन आपको पता चलेगा ना कि क्या चीजें वाइल रीडिंग या लिसनिंग थ्योरी दिमाग में बिठानी है, क्योंकि पहले ही आप देख चुके हो कि इसमें से पेपर कैसे बन चुका है। तो मैंने सोचा था कि पहले लाइक रिवीजन डे दूं या बाद में रिवीजन डे दूं, तो फिर मुझे ये लगा कि रिवीजन डे शुड बी आफ्टर लाइव सेशन या आफ्टर सॉल्विंग द रिकॉल्स, एंड आई थिंक यू पीपल विल एग्री। बट अगर नहीं एग्री होगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, हम इसको स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल मेरी ओपिनियन ये है कि जो माइंड नहीं देख सकता ना, वो आंख भी नहीं देख सकती। तो अगर रिकॉल्स पहले कर लोगे, माइंड ओपन हो जाएगा, तभी पढ़ते हुए समझ आएगा कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज अबाउट लेकिन मेरा ख्याल है पहले थ्योरी कर लेंगे, इसमें ये होगा कि फिर हम डिस्कशन आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे कि व्हाट शुड बी द की, हम एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू कि हम फिर सोए बच्चों की तरह कहें कि जो यानी फिर आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और तो मुझे लगता है कि हमें थ्योरी रिवाइज पहले कर लेना चाहिए ताकि हम एक्टिवली उसको डिस्कशन करें उसके ऊपर, एवरीवन हैज इट्स ओन से, और हम मिलके उसको करें, इजंट इट? एक्चुअली सभी आपकी बात में भी लॉजिक है, तो हम एक में कर लेंगे डिस्कशन पहले और थ्योरी बाद में, और दूसरे में हम कर लेंगे थ्योरी पहले और डिस्कशन बाद में, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या चीज़ बेहतर है। हाउ इज दैट? मुझे लगता है कि जब मैं रिकॉल्स कराऊंगी तो मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी कि ये कर लो, और डेफिनेटली मैं क्विकली वो टॉपिक डिस्कस करूंगी ना आपके साथ थ्रू द फ्लैश कार्ड्स, तो टॉपिक तो ड्यूरिंग रिकॉल्स ही कवर हो जाएगा। और मे ठीक बी है, द रिकॉल्स डिस्कशन विल बी दैट मच इफेक्टिव कि आप थ्योरी वैसे ही स्किप कर दें, अगर आपने पहले अच्छे से की हुई है तो वो बाय डिफॉल्ट उसी में कवर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, डेफिनेटली आपका भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है। वही बात आपके वाली कि इसको हम ऑल्टरनेट पे जरा करके एक्सपेरिमेंटल देख लेंगे कि एक में हम पहले थ्योरी हाँ, रिवाइज हम कर लेंगे, फिर देख करेंगे। लेंगे, और एक में आप पहले करा लें, और तब भी हम देख लेंगे कि जो हमें फिर होगा तो उस लिहाज से हम आपको फीडबैक दे देंगे। ठीक है, एग्रीड। लेकिन ये तरीका ठीक है कि पहला महीना हम लेटेस्ट पूल कर लें और जो सेकंड मंथ है उसमें पेपर वाइज कर लें। ठीक है, बाकियों से सजेशन मांग लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स पेपर गुड। वाइज पहले करते हैं ना, तो फिर आप हर क्वेश्चन में आपको क्वायरी होगी और इतनी अननेसेसरी आपका टाइम जाया होगा। क्यों? लाइक अगर हमने ईसीबी के सारे रिकॉल्स लेके एक दफा कर लिए, तो अब ईसीबी जहां भी आएगा ना, आपको पहले ही पता है कि की क्या होनी है ना। तो पेपर वाइज करते हुए आप तंग नहीं होंगे कि चलो ईसीबी है तो पहले ही पता है ना। गॉट इट? सही, चलें। सो और पर्सनली फॉर मी जो क्रैश कोर्स होता है ना, वो बहुत हेक्टिक जाता है। क्योंकि आप अगर लाइक 100 स्टूडेंट्स भी हो तो 100 स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वायरी होती है, और फिर उसको इंडिविजुअली एड्रेस करना कि उसको समझ भी आए, तो इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर मी। और ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ ना आए और हम कहें चलो आगे चलो आगे चलो, जब तक किसी एक बच्चे को नहीं समझ आता वी कांट मूव फर्दर। बट आई विल बिलीव कि जो रिकॉल्स होंगे लाइव, उसके बाद आप बहुत तेज हो जाओगे। तो लेट्स सी। उसमें ऐसा ही है ना, उसमें फिर जिसको समझ आ रही होगी वो आपकी हेल्प कर देगा ना, जो बच्चा नहीं समझ रहा होगा उसको समझाने में, चाहे वो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, पता है क्या, एक दफा लेबर के आपने रिकॉल्स कर लिए ना, तो फिर लेबर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आएगा, आपको पता है कि ये की बननी है ना।
इट्स और इसी तरह जब आप दिसंबर में सारे मॉड्यूल्स कर लोगे तो फिर पेपर भी तो उन्हीं मॉड्यूल से आ रहा है ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये की है और ये क्यों है। तो लास्ट टाइम ये था व्हेन आई कंडक्टेड दिस डिस्कशन ग्रुप खाली होता था। अच्छा, जब उससे पहले हमने जूम सेशन जब हमने एंड पे लिए थे तो रोज कोई 600 700 जो है वो क्वायरीज होती थी। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्वायरीज तो बहुत टाइम लेती हैं, मतलब आप स्क्रॉल कर करके पागल हो जाते हो कि आंसर किधर है ना, फिश मार्केट ही बन जाती है। तो जो वो सारी क्वायरीज व्हेन आई एम टीचिंग लास्ट 7-8 years, मुझे पहले ही पता होता है कि बच्चों को यहाँ फंसने हैं, यहाँ क्वायरी है। अगर वो पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए ना तो आपका टाइम बच जाता है। वो टेलीग्राम वाली जो वो लंबी लंबी गॉसिप्स है ना, उससे जान छुड़ जाती है। और एंड में तो सुनसान पड़ा होता है डिस्कशन ग्रुप, एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग कोई एनी क्वायरी एनी क्वायरी एनी क्वायरी, एंड देयर इज नो क्वायरी। सो यू विल लव द लाइव सेशन। नो वरीज, अगर आप लाइव नहीं भी लोगे तो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, बट वी विल लव इट। ओके, ओके, thank you very much, and thank you for the feedbacks and offers.